Hello friends, my name is CA Yogesh Raheja and I welcome you all to our YouTube channel RJR Professional Bulletin। कैसे हैं आप सब लोग? फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो से टैक्स ऑडिट ऑफ ट्रस्ट की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसकी फर्स्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि फॉर्म 10B और 10BB दो न्यू फॉर्म्स आ गए हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, जब आप ट्रस्ट की टैक्स ऑडिट करेंगे। ये दो फॉर्म लास्ट ईयर तक भी थे, लेकिन उनका फाइलिंग मैकेनिज्म और रिपोर्टिंग मैकेनिज्म फाइनेंशियल ईयर 22-23 से कंप्लीटली चेंज हो गया है। जहां लास्ट ईयर तक फॉर्म 10B 11-12 में रजिस्टर्ड ट्रस्ट को और 10BB 1023C में रजिस्टर्ड ट्रस्ट को देना होता था, अब 10B और 10BB फॉर्म्स दोनों ही सेक्शन 11-12 की ट्रस्ट में भी जा सकते हैं और 1023C की रजिस्टर्ड ट्रस्ट में भी जा सकते हैं। सो हमने उस वीडियो में बात की थी कि 10B 10BB की एप्लीकेबिलिटी कब होगी, उसमें कौन कौन से फॉर्म सब पे एप्लीकेबल होंगे और ड्यू डेट क्या होगी टैक्स ऑडिट ऑफ ट्रस्ट की। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो हमारा नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं और उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे फॉर्म 10BB की, और उसमें जो हमने टोटल 32 क्लोजेस की रिपोर्टिंग करनी है उसके क्लोज 1 to 11 की। यानी कि आज की वीडियो का हमारा एजेंडा है कि आपको डे एंड पे 10BB ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या चीजें हमें रिपोर्ट करनी है वो पता लग जाए, और उसके अनेक्शर के क्लोज 1 से 11 में रिपोर्टिंग कैसी होगी वो पता लग जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर डिस्कशन ऑन पार्ट 2 ऑफ द टैक्स सीरीज ऑफ ट्रस्ट। सो पार्ट 1 ऑफ द टैक्स सीरीज ऑफ ट्रस्ट में हमने 16 अगस्त को जो वीडियो बनाई थी, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, उसमें हमने बात की थी कि 10BB फॉर्म आपको कब फाइल करना है और 10B फॉर्म कब फाइल करना है। तो हम एक बार रीआइटरेट करते हैं कि फॉर्म 10BB आपको कब फाइल करना होता है। फॉर्म 10BB आपको फाइल करना होता है जब आपकी ग्रॉस रिसीट जब मैं बोलता हूं उसका मतलब यह होता है कि 11-12 की एग्जेम्पशंस लेने से पहले अगर आपकी ग्रॉस रिसीट्स 2.5 लाख से लेके 5 करोड़ के बीच में हैं, या आपको कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं मिला है, मींस फॉरेन कंट्रीब्यूशन आपको नहीं मिला है, 2.5 लाख से 5 करोड़ के बीच में आपकी ग्रॉस रिसीट्स हैं, और आपने कोई भी एप्लीकेशन ऑफ इनकम आउटसाइड इंडिया नहीं की है, ये तीनों कंडीशन जब हमारी फुलफिल हो जाती हैं तो उस केस में हमें फॉर्म 10BB फाइल करना होता है। मींस कोई भी ट्रस्ट जिसकी ग्रॉस रिसीट्स 2.5 लाख से लेके 5 करोड़ के बीच में है एंड उसने कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन इस साल में रिसीव नहीं किया है एंड उसने कोई भी एप्लीकेशन ऑफ इनकम आउटसाइड इंडिया नहीं की है, तो ऐसी ट्रस्ट के अंदर हम फॉर्म 10BB फाइल करेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि 10B 5 करोड़ से ऊपर वाली ट्रस्ट के केस में लगेगा, या ऐसी ट्रस्ट के केस में लगेगा जिसकी ग्रॉस रिसीट 2.5 लाख से ऊपर तो हैं लेकिन उसने या तो कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव किया है या फिर आउटसाइड इंडिया कोई एप्लीकेशन ऑफ इनकम की है। सो फॉर्म 10BB के 32 क्लोजेस टोटल दिए गए हैं, जबकि हम 10B की बात करें तो उसमें 49 क्लोजेस हैं। उसकी भी आने वाली वीडियोस में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो आज की डिस्कशन ग्रॉस रिसीट 2.5 लाख से लेके 5 करोड़ के बीच में जिन ट्रस्ट की है उनके लिए है। सबसे पहले हम देखते हैं स्नैपशॉट ऑफ फॉर्म 10BB। फॉर्म 10BB के दो पार्ट्स हैं। जैसे आप 3CA 3CD 3CB 3CD देखते हैं टैक्स ऑडिट ऑफ बिजनेसेस के केस में, वैसे ही फॉर्म 10BB के भी दो पार्ट हैं। 10BB का फर्स्ट पार्ट है ऑडिट रिपोर्ट का और उसका अनेक्शर है उसका सेकंड पार्ट। मींस सबसे पहले ऑडिटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट देनी है और ऑडिट रिपोर्ट के साथ उसे एक अनेक्शर देना है। सो दोनों की डिस्कशन हम करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्म 10BB ऑडिट रिपोर्ट का क्या फॉर्मेट है। सो इसकी हेडिंग में अगर आप देखेंगे तो इसमें 1023C की भी बात लिखी गई है और सेक्शन 12A की बात भी लिखी गई है। मींस अब फॉर्म 10BB 1023C वाली ट्रस्ट पे भी एप्लीकेबल है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन पे भी एप्लीकेबल है, और सेक्शन 12A में रजिस्टर्ड ट्रस्ट यानी कि जो ट्रस्ट सेक्शन 11 और 12 की एग्जेम्पशन लेती हैं उनके केस में भी फॉर्म 10BB इस साल से फाइनेंशियल ईयर 22-23 से एप्लीकेबल होगा। स्टार्ट होता है आई वी हैव एग्जामिन्ड द बैलेंस शीट ऑफ। अगर आप एक प्रोप्राइटरशिप कंसर्न चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो आप उस केस में आई लिखेंगे, और अगर आप एक फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, चाहे एक सिंगल पार्टनर उस केस में साइन करेगा तो भी हम लिखेंगे वी हैव एग्जामिन्ड। सो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है तो आई से स्टार्ट करेंगे और पार्टनरशिप फर्म है तो हम वी से स्टार्ट करेंगे। वी हैव एग्जामिन्ड द बैलेंस शीट ऑफ, उसके बाद आप नेम लिखेंगे, नेम ऑफ द फंड, ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशन और एनी यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन एज एट 31 मार्च 2023। जो आपको ऑडिट रिपोर्ट 22-23 फाइनेंशियल ईयर के लिए देनी है उसकी एज एट की डेट होगी 31 मार्च 2023।
फर्स्ट पैराग्राफ में हम बता रहे हैं कि हमने बैलेंस शीट एग्जामिन की है। आप याद करो फॉर्म 3CB 3CD में भी हम यही लिखते हैं, लेकिन 3CA में वैसा नहीं लिखते, क्योंकि 3CA में उस कंपनी की, उस बिजनेस की स्टैट्यूटरी ऑडिट पहले से ही हुई होती है, इसलिए हमें दोबारा से बैलेंस शीट को सर्टिफाई नहीं करना होता अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। इसलिए 3CBCD के अंदर उस बिजनेस की कहीं और ऑडिट नहीं होती, तो हम 3CBCD में लिखते हैं कि वी हैव एग्जामिन्ड द बैलेंस शीट। ऐसे ही ट्रस्ट की भी 10BB के अंदर ही ऑडिट हो रही है, क्योंकि इनकम टैक्स में ही उन्हें एग्जेम्पशंस मिली हुई हैं। चाहे हम सेक्शन 8 कंपनी की बात करें तो भी उन्हें इनकम टैक्स में ही सेक्शन 11 और 12 में एग्जेम्पशन मिली हुई है। तो बैलेंस शीट को एग्जामिन करके उसका जो ओपिनियन है उसमें हमें ऐसे 700 की रिपोर्ट नहीं देनी है, हम 10BB में अपनी रिपोर्ट देंगे। सो हम लिख रहे हैं वी हैव एग्जामिन्ड द बैलेंस शीट ऑफ नेम ऑफ द ट्रस्ट as at 31st March 23 and the income and expenditure account और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आप बिजनेस भी साथ साथ करते हैं तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑप्ट करेंगे। अगर आप सिर्फ चैरिटेबल एंटिटी हैं और अपनी प्रोसीड सिर्फ चैरिटी के लिए यूज करते हैं तो आप लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन दैट डेट, मींस जो ईयर 31st March 23 को एंड होता है, are in agreement with the books of accounts maintained by the said fund, trust, university, hospital, medical institution। So फर्स्ट पैराग्राफ में हमने बताया कि हमने इस ट्रस्ट की बैलेंस शीट को और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एग्जामिन किया है, और हमें एग्जामिन करके ये लगा है कि इसकी जो बैलेंस शीट और P&L है वो इसके बुक्स ऑफ अकाउंट के एग्रीमेंट में है। नेक्स्ट पैराग्राफ में हमने लिखना है वी हैव ऑब्टेन्ड ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशंस टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड बिलीव विच आर नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट। तो हमें सभी इंफॉर्मेशंस और एक्सप्लेनेशन दी जा चुकी हैं जो हमें इस ऑडिट के लिए कंपल्सरी थी। इन अवर ओपिनियन, ये ओपिनियन का पैराग्राफ है। अभी ओपिनियन का पैराग्राफ किस चीज का है? ये बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, मतलब अभी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एग्जामिनेशन की ओपिनियन दे रहे हैं। In our opinion, proper books of accounts have been maintained at the registered office of the above named fund, trust, university, education or medical institution at the address mentioned at row 11 of the annexure। अभी बात करेंगे row 11 of the annexure में क्या लिखा हुआ है। सो हम अपनी ओपिनियन क्या दे रहे हैं कि ट्रस्ट ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर्ड ऑफिस में रखी हुई हैं, और वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स इनकम टैक्स एक्ट में प्रिस्क्राइब की गई हैं वो सभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ट्रस्ट ने अपनी रजिस्टर्ड ऑफिस में रखा हुआ है। अगर आपको लिस्ट ऑफ अकाउंट्स चाहिए कि कौन कौन सी अकाउंट्स ट्रस्ट को मेंटेन करने होते हैं, सो आप इनकम टैक्स का रूल 17AA देख सकते हैं, जिसमें कि बुक्स ऑफ अकाउंट की लिस्टिंग दी गई है कि वो लिस्ट आपको बुक्स ऑफ अकाउंट अपनी रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर रखनी है। कंपनीज के अंदर आपके पास ऑप्शन होता है, अगर आप कंपनी एक्ट की बात करते हैं तो कंपनीज एक्ट में आपके पास सेक्शन 128 आपको बताता है कि आप अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा भी कहीं बुक्स ऑफ अकाउंट रख सकते हैं, लेकिन आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को फॉर्म AOC 5 देके बताना पड़ेगा कि कौन सा वो एडिशनल प्लेस है जहां पे आपने बुक्स ऑफ अकाउंट रखी हुई हैं। सेम सिस्टम ट्रस्ट के लिए इनकम टैक्स एक्ट में भी लगता है। कोई भी ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन जो चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट है, अगर उन्होंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा किसी अदर प्लेस पे रखे हुए हैं तो 7 दिन के अंदर अंदर मैनेजमेंट ने जिस दिन रेजोल्यूशन पास किया है उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको अपने जुरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर को बता के आना पड़ेगा कि आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा भी कहां पे रखे हुए हैं। सो वो बताना कंपल्सरी है रूल 17AA के हिसाब से। तो हम ओपिनियन में बता रहे हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो रजिस्टर्ड ऑफिस या फिर जो एड्रेस रो 11 ऑफ एनेक्सर जिसकी अभी हम बात करेंगे उसमें जो एड्रेस भी डिफाइंड है उसके अंदर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की गई हैं। उसके बाद हम बोल रहे हैं इन आवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस द पर्टिकुलर्स गिवन इन द अनेक्सर आर ट्रू एंड करेक्ट सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन और क्वालिफिकेशन। ये ओपिनियन किसकी है? अब ये ओपिनियन है जो हम इस ओपिनियन की बात कही है, ये ओपिनियन अनेक्सर की ओपिनियन है। अगर हम इस ओपिनियन की बात करते हैं तो ये अनेक्सर की ओपिनियन है। इट मींस जैसे हम 3CD पे अपनी ओपिनियन देते हैं 3CB की रिपोर्ट देते वक्त, वैसे ही हम जब
10BB के अनेक्शर पे अपनी रिपोर्ट देंगे तो हम ट्रू एंड करेक्ट की ओपिनियन देंगे कि जो जो डिटेल्स हमने अनेक्शर के अंदर आपको दिखाई हैं, दोज आर ट्रू एंड करेक्ट टू माय नॉलेज एंड बिलीव, टू द ऑडिटर्स नॉलेज एंड बिलीव। तो ये जो ओपिनियन है, ये ओपिनियन है अनेक्शर से रिलेटेड। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, इन आवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन टू अस द सैड अकाउंट्स गिव टू यू एंड फेयर व्यू। मींस अब बैलेंस शीट और P&L की बात हो रही है। पहले वाले सबसे पहली ओपिनियन में हमने बात की बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है। सेकंड ओपिनियन में हमने बात की कि जो अनेक्शर हम दे रहे हैं दैट इज ट्रू एंड करेक्ट। और अब हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ओपिनियन की, जिसमें हम बता रहे हैं द सैड अकाउंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन केस ऑफ बैलेंस शीट स्टेट ऑफ अफेयर्स का, इन केस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इनकम या एप्लीकेशन का, और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें प्रॉफिट और लॉस का। सब्जेक्ट टू फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस क्लासिफिकेशंस, मींस जो ऊपर ऑब्जर्वेशन और क्लासिफिकेशंस हैं वो अनेक्शर से रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस और क्वालिफिकेशंस हैं, लेकिन जो यहां पे हम ऑब्जर्वेशन और क्वालिफिकेशंस की बात कर रहे हैं ये बैलेंस शीट से रिलेटेड हैं। अगर बैलेंस शीट में कोई चीज आपको बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से नहीं लग रही है या फिर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से नहीं लग रही है, तो आप अपनी उस ओपिनियन से रिलेटेड क्वालिफिकेशंस को नीचे वाली सबसे लास्ट वाली ओपिनियन के अंदर लिखेंगे। और अनेक्शर में कोई चीज गलत है तो अनेक्शर से रिलेटेड क्वालिफिकेशन को आप सेकंड वाली ओपिनियन यानी कि ट्रू एंड करेक्ट वाली ओपिनियन के अंदर लिखेंगे। उसके बाद बोला गया द प्रिस्क्राइब्ड पर्टिकुलर्स आर अनेक्स्ड हियर टू, उसके बाद साइनिंग दी हुई है चार्टर्ड अकाउंटेंट की। सो हम यहां बोल सकते हैं सबसे पहले हमने बताया कि हमने बुक्स ऑफ बैलेंस शीट को और P&L को एग्जामिन किया है। दूसरे नंबर पे हमने बताया कि सभी इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन जो हमें चाहिए थी हमारे ऑडिट के लिए हमें वो प्रोवाइड कर दी जा चुकी हैं। तीसरे पे हमने उनको बताया कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड हैं रजिस्टर्ड ऑफिस पे या अदर प्लेस पे जो रूल 17AA के हिसाब से हम रो 11 ऑफ अनेक्शर के अंदर हमने दिया है। चौथे नंबर पे हमने बताया कि अनेक्शर से रिलेटेड हमारी ओपिनियन क्या है और क्या क्या क्वालिफिकेशंस हमें या ऑब्जर्वेशंस अनेक्शर से रिलेटेड मिली हैं। फिफ्थ पैराग्राफ में हमने बताया कि हमारी ओपिनियन में क्या बैलेंस शीट स्टेट ऑफ अफेयर्स पे ट्रू एंड फेयर व्यू देती है या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इनकम या एक्सपेंडिचर का ट्रू एंड फेयर व्यू देता है। तो ये सब चीजें हमने फॉर्म 10BB की ऑडिट रिपोर्ट में बताई। सो आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि अनेक्शर की क्वालिफिकेशन में हम स्पेसिफिक अनेक्शर की क्वालिफिकेशन देंगे और जब आप बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड क्वालिफिकेशंस देंगे तो उसे आप एप्रोप्रिएट ओपिनियन के हेड के अंदर लिखेंगे, उसको मिक्स नहीं करेंगे। अब बात करते हैं अनेक्शर टू फॉर्म 10BB। सो 10BB का जो अनेक्शर है उसमें 32 क्लोजेस हैं। अगर हम 10B के अनेक्शर की बात करते हैं तो उसमें 49 क्लोजेस हैं जिसको हम सबसीक्वेंट वीडियोस के अंदर देखेंगे। आज हम बात कर रहे हैं फॉर्म 10BB की। सो 10BB में आपके पास 32 क्लोजेस हैं जिसको कि हम 3 मेजर हेड्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हेड है जिसमें 1 से लेके 11 तक क्लोज आते हैं जो कि है जनरल इंफॉर्मेशंस का। उसके बाद 12 to 26 क्लोज है जिसमें हम टोटल कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम करते हैं। आपको याद हो तो फर्स्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट ईयर तक हम फॉर्म 10B और 10BB देते थे उसमें हम सर्टिफाई करते थे एप्लीकेशन ऑफ इनकम और स्पेसिफाइड पर्सन से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को। लेकिन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑडिटर से एक्सपेक्ट करता है कि जो टैक्सेबल इनकम ऑफ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन है आप उस अनेक्शर की ट्रूथफुलनेस एंड करेक्टनेस को सर्टिफाई करके दें। सो अब आपको डिटेल में उस ट्रस्ट की टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करके सर्टिफाई करके देना है, जिसके बेसिस पे वो ट्रस्ट 31 अक्टूबर तक अपनी ITR 7 फाइल कर लेगी। 1 to 11 क्लोजेस हैं जनरल इंफॉर्मेशन के। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम के क्लोजेस हैं 12 to 26 एंड अदर रिपोर्टेबल क्लोजेस, जैसे कि हम डिटेल्स टू नोट्स बोलते हैं ऐसे ही अदर रिपोर्टेबल क्लोजेस हैं 27 to 32। सो आज की वीडियो में हम जनरल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्लोजेस की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम टैक्सेबल इनकम और अदर रिपोर्टेबल क्लोज की बात करेंगे। ये अनेक्शर हमने एक्सट्रैक्ट किया है फॉर्म 10BB का, जो फॉर्म नोटिफाई किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, जो 1 अप्रैल 23 से एप्लीकेबल है, यानी कि असेसमेंट ईयर 23-24 से एप्लीकेबल है। सो अनेक्शर में अगर हम बात करें तो अनेक्शर इज स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स।
नंबर फर्स्ट क्लोज है पैन ऑफ द ऑडिटी। सो आपने ऑडिटी मींस ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशन या सेक्शन 8 कंपनी जिसके भी आप ऑडिट कर रहे हैं, जो 11, 12 में या 1023C में रजिस्टर्ड है, उसका पैन नंबर लिखेंगे। उसके बाद नेम ऑफ द ऑडिटी, उसके बाद असेसमेंट ईयर, उसके बाद प्रीवियस ईयर। सो आप असेसमेंट ईयर लिखेंगे 23-24, प्रीवियस ईयर लिखेंगे फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट। देखिए प्रीवियस ईयर में उसने कंप्लीट ईयर नहीं लिखवाया, आपको फ्रॉम टू टू की रेंज दिया है। हो सकता है आपकी ट्रस्ट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इनकॉर्पोरेट हुई हो। सो ऐसे केस में आपका जो प्रीवियस ईयर बनेगा, अगर आपकी ट्रस्ट 1 जुलाई 2022 को बनी है तो आपका प्रीवियस ईयर बनेगा 1 जुलाई 2022 से लेके 31 मार्च 2023 का। सो प्रीवियस ईयर की स्टार्टिंग डेट को हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि आप ट्रस्ट की जो कमेंसमेंट है वो वाली डेट यहां पे लेके चलेंगे आप। उसके बाद है रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द ऑडिटी। ऑडिटी का रजिस्टर्ड ऑफिस कौन सा है? रजिस्टर्ड ऑफिस वही होगा, जैसे ट्रस्ट है तो ट्रस्ट के इंस्ट्रूमेंट में जो रजिस्टर्ड ऑफिस कहा गया है वही होगा। अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो सेक्शन 8 कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, जो INC 22 में आपने ROC को बताया है, वही रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। क्लोज 6 है अदर एड्रेसेस इफ एप्लीकेबल। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि रूल 17A हमें ऑप्शन देता है कि हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा किसी अदर एड्रेस पे भी रख सकते हैं, लेकिन हमें मैनेजमेंट ने जब रिजोल्यूशन पास किया है उसके 7 दिन के अंदर अंदर अपने जुरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर JAO को बताना पड़ेगा कि हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन से अदर एड्रेस पे रखे हैं। सो अगर आपने अदर एड्रेस पे बुक्स ऑफ अकाउंट रखे हैं और आपने जुरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर को बताया है, सो आपको अदर एड्रेसेस की डिटेल यहां पे देनी पड़ेगी। उसके बाद टाइप ऑफ ऑडिटी, ऑडिटी ट्रस्ट है, सोसाइटी है, कंपनी है या एनी अदर इंस्टीट्यूशन है, मींस यहां पे आपको उसका कॉन्स्टिट्यूशन बताना है। अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो आप कंपनी सिलेक्ट करेंगे, ट्रस्ट सोसाइटी है तो आप एप्रोप्रिएट हेड बुलेट पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद है वेदर द ऑडिट इज एस्टेब्लिश्ड अंडर एन इंस्ट्रूमेंट, मींस ट्रस्ट है तो क्या उसकी ट्रस्ट डीड बनी हुई है, अगर कंपनी है तो क्या MOA AOA कंपनी का है तो क्या वो ट्रस्ट इंस्ट्रूमेंट में बनी हुई है, मींस उसकी खुद की कोई डीड है, यस तो आप उस केस के अंदर यहां पे उसकी डिटेल्स लिखेंगे। सो क्लोज 1 to 8 की अगर हम बात करते हैं तो 1 to 8 नॉर्मल क्लोजेज हैं जिसमें आप पैन, नेम, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, रजिस्टर्ड ऑफिस, अदर एड्रेस, टाइप ऑफ द ऑडिटी और ऑडिटी क्या किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर बना हुआ है, ये सब चीजें आप बताएंगे। क्लोज 9 इज फॉर मैनेजमेंट। 9A की अगर हम बात करते हैं तो हमें इसमें जैसे हम डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स की डिटेल कंपनी में देते हैं, वैसे ही हमें ऑथर, फाउंडर, सेटलर, ट्रस्टी, मेंबर ऑफ सोसाइटी, मेंबर ऑफ गवर्निंग काउंसिल, डायरेक्टर्स या फिर ऐसे शेयर होल्डर्स जो 5% से ज्यादा अपनी शेयर होल्डिंग होल्ड करते हैं, या ऑफिस बेयरर ऑफ द ऑडिटी, ऑडिटी मींस ट्रस्ट, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मींस 9A में आपको उस ट्रस्ट के, उस कंपनी के डायरेक्टर्स, ऑथर, सेटलर, ट्रस्टी, ऑफिस बेयरर, उन सब की डिटेल देनी है। साथ ही साथ ऐसे पर्संस की डिटेल भी देनी है जो उस एंटिटी के अंदर 5% या उससे ज्यादा की शेयर होल्डिंग रखता है। अब किसी पर्सन ने अगर फाइनेंशियल ईयर 22-23 में ज्वाइन किया और 22-23 में ही उसने लेफ्ट कर दिया, सो ऐसी डिटेल्स को भी आप 9A में दिखा के चलेंगे, क्योंकि आपने यहां जो डिटेल देनी है वो डिटेल देनी है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मींस आपको एज एट फाइनेंशियल ईयर एंड की डिटेल नहीं देनी है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर की डिटेल देनी है। सो आप बताएंगे पर्सन का नेम क्या है, रिलेशन मींस ऑथर है, फाउंडर है, सेटलर है, ट्रस्टी एटसेट्रा, कौन है वो, परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग इन केस ऑफ शेयर होल्डर की उसकी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितनी है, 10%, 15%, 20% उस इंस्टीट्यूशन में, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसका पैन या आधार क्या है, उस आईडी कोड नंबर मींस यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के अंदर आप ऑप्ट करेंगे पैन या आधार और उसका आईडी कोड आप देके चलेंगे नेक्स्ट कॉलम में। एड्रेस क्या है उसका, उसके बाद क्या उसका रिलेशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर चेंज हुआ है, अगर चेंज हुआ है तो उसको स्पेसिफाई कीजिए। सो 9A के अंदर हमने डिटेल देनी है उसकी मैनेजमेंट की। 9B क्लोज हमें बोलता है कि अगर आपके इंस्टीट्यूशन का
ऑथर, सेटलर, शेयर होल्डर नेचुरल पर्सन नहीं है। सो ऐसे केस के अंदर आप उस एंटिटी के उन शेयर होल्डर्स का नाम या स्पेसिफाई करेंगे जो 5% या उससे ज्यादा कैपिटल को हेल्ड करते हैं। आपने अगर ITR 6 फाइल की हो तो वहां पे हमें 10% और मोर की डिटेल दे के चलनी होती है। ट्रस्ट के अंदर उन्होंने बोला अगर नेचुरल पर्सन शेयर होल्डर नहीं है, सो ऐसे केस में आप उन एंटिटीज के, नॉन नेचुरल पर्सन के 5% या ज्यादा के शेयर होल्डर कौन से हैं उनकी डिटेल्स आप देंगे बी में। अब वो भी देना है आपको ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मींस कि कोई शेयर होल्डर आया और चला गया, आपको उसकी डिटेल भी 9B के अंदर देनी है। सो ये है क्लोज 9 जो कि मैनेजमेंट की बात करता है। क्लोज 10 इज कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटीज। कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटीज, अगर हम ट्रस्ट के न्यू रजिस्ट्रेशन सिस्टम की बात करते हैं तो उस केस में हमें सबसे पहले किसी नई ट्रस्ट को प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेना होता है बाय फाइलिंग फॉर्म 10A। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद 3 साल तक वो रजिस्ट्रेशन वैलिड होता है। लेकिन अगर उस प्रोविजनली रजिस्टर्ड ट्रस्ट ने अपनी एक्टिविटीज को कमेंस कर लिया है तो विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी उसे फॉर्म 10AB में अपनी एप्लीकेशन फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए फाइल करनी होती है। इट मींस कोई भी प्रोविजनली रजिस्टर्ड ट्रस्ट फाइनल रजिस्ट्रेशन ले लेगी कब तक? नंबर 1 6 मंथ्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ एक्टिविटीज और 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। इट मींस जैसे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन 3 साल के लिए वैलिड होता है तो प्रोविजनली रजिस्टर्ड ट्रस्ट को फाइनल रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन लगा देनी है 6 मंथ्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटीज और 6 मंथ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, मींस 2.5 साल के अंदर। तो कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटीज के 6 महीने के अंदर अंदर आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन लगा देनी है। उसी से रिलेटेड क्लोज है क्लोज नंबर 10। नंबर 1 बोलता है क्लोज 10(1) वेयर द ऑडिटी हैज बीन ग्रांटेड प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन और प्रोविजनल अप्रूवल वेदर एक्टिविटीज हैव बीन कमेंस्ड ड्यूरिंग द ईयर। यहां से गवर्नमेंट को क्या पकड़ में आएगा कि कौन कौन सी ऐसी ट्रस्ट हैं जिन्होंने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन तो लिया है लेकिन उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन फाइनल रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट नहीं कराया है। सो गवर्नमेंट आपसे यहां पूछ रही है कि क्या ऑडिटी ने अपने आप को प्रोविजनली रजिस्टर कराया था और क्या उसने कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटीज कर ली हैं। 10(2) में बोला गया इफ यस इन 10(1) अगर उसने कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटीज कर दी हैं देन डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटीज, उसने अपनी एक्टिविटीज कब कमेंस की है। यहां से गवर्नमेंट अपने आप कैलकुलेट कर लेगी कि 6 मंथ्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटीज उसने फाइनल रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन लगाई है या नहीं लगाई है। 10(3) में बोला गया इफ द आंसर्स टू 10(1) इज यस, अगर कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटीज कर ली हैं वेदर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर 12A और 1023C फाइल कर दिया या नहीं कर दिया। तो पहले बोला गया क्या कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटीज कर ली है अगर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कराया था तो। नंबर 2 किस दिन आपने कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटीज की। नंबर 3 अगर कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटीज हो गई है तो क्या आपने फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है। 10(4) में बोला गया इफ यस इन 10(3) अबव द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल। तो यहां से गवर्नमेंट को उन सभी ट्रस्ट का पता लग जाएगा जिन्होंने 6 महीने में अपनी एप्लीकेशन फाइनल रजिस्ट्रेशन के अंदर नहीं लगाई है। मान लीजिए किसी ट्रस्ट को 1 जनवरी 2023 को रजिस्ट्रेशन मिला था, उसने अपनी एक्टिविटीज 1 फरवरी 2023 को कमेंस कर ली हैं, तो ऐसे केस के अंदर फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 1 अगस्त से पहले उसे अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन लगानी है। लेकिन आपने जो रिपोर्टिंग करनी है वो 31 मार्च 23 तक करनी है। सो ऐसे केसेस के अंदर उस पर फाइनल रजिस्ट्रेशन की ड्यू डेट अभी पड़ी है। सो आप 10(3) के अंदर नो दे के चलेंगे कि उसने कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटीज तो की हैं लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन नहीं लगाई है। क्लोज नंबर 11 आज का फाइनल क्लोज। क्लोज 11 बोलता है डिटेल्स ऑफ प्लेस वेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स हैव बीन केप्ट। रूल 17AA हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहां पे वही चीज पूछी गई है। 11(1) में बोला गया वेदर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स हैव बीन केप्ट एंड मेंटेन्ड इन द फॉर्म एंड मैनर एंड एट सच प्लेसेस एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 17AA बाय द ऑडिटी। सो क्या ऑडिटी ने सभी बुक्स ऑफ अकाउंट जो प्रिस्क्राइब की गई हैं 17AA रूल में, क्या वो सभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने पास मेंटेन की हैं। सो 11(2) में बोला गया इफ
यस इन वन अबव, अगर उसने सभी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए हैं अपने पास, सो बोला वेदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड एट रजिस्टर्ड ऑफिस, क्या वो सब बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर्ड ऑफिस पे मेंटेन की गई हैं, यस और नो। उसके बाद 10.3 में बोला गया इफ नो इन टू, अगर रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन नहीं की गई, किसी सेपरेट प्लेस पे मेंटेन की गई है, तो मैंने आपको बताया था सेपरेट प्लेस पे हम बुक्स ऑफ अकाउंट किसी एडिशनल प्लेस पे भी मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन उस केस में हमें मैनेजमेंट रेजोल्यूशन पास करने के 7 दिन के अंदर अंदर जुरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर को बताना होता है कि हम कहां अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं। सो उस केस में इफ नो इन टू अबव प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स रिगार्डिंग एनी प्लेस अदर देन रजिस्टर्ड प्लेस वेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन, तो यहां आपको 11A में बताना है एड्रेस ऑफ सच प्लेस जहां आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन की हैं, डेट ऑफ डिसीजन बाय मैनेजमेंट टू कीप अकाउंट्स एट सच प्लेस, मैनेजमेंट ने डिसीजन जो लिया है वो कब लिया है, और डेट ऑफ इंटीमेशन टू असेसिंग ऑफिसर दैट अकाउंट्स आर केप्ट एट एडिशनल प्लेस, तो मैंने आपको बताया 7 दिन के अंदर अंदर ये इंटीमेशन आपको 11.3C वाली देनी है, 11.3B में जो डेट आप लिखेंगे उससे। सो आज की डिस्कशन में हमने क्लोज 11 तक बात की है। देखिए अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फॉर्म 10B और 10BB की न्यू यूटिलिटी रिलीज नहीं की है। जब न्यू यूटिलिटी रिलीज होगी तो हमें अच्छे से ये बात पता लगेगी यहां पे किस तरीके से, अगर कोई डेट हम नहीं डालते हैं, मान लीजिए हमने जुरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर को इंटीमेशन नहीं दी है, सो ऐसे केस में यूटिलिटी हमें क्या इसमें यस या नो का ऑप्शन देती है, या ये फील्ड हमारे लिए मैंडेटरी बना के हमारे लिए दिक्कत की जा सकती है। तो जब तक डिपार्टमेंट अपनी यूटिलिटी नहीं देगा तब तक हमें ये चीज नहीं पता लगेगी, लेकिन आपके लिए पहले से ही सभी डिटेल्स बना के रखना बहुत मैंडेटरी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है यूटिलिटी आपको लास्ट मोमेंट पे दी जाए, लेकिन बैकअप पेपर्स आप अभी बना सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लोज 22 से लेके क्लोज 12 से लेके 26 तक, जिसमें हम बात करेंगे कि टैक्सेबल इनकम की कंप्यूटेशन अब 10BB ही दे देगा ITR 7 के लिए। सो ऑडिटर का काम अब बढ़ गया है, ऑडिटर को अब टैक्सेबल इनकम भी 10BB में बतानी पड़ेगी। सो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं RJR प्रोफेशनल बुलेटिन। थैंक यू सो मच।